हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक्चुअली मेमोराइज करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमियस्फीयर में आपका सॉलिड और होलो दोनों आएगा, राइट सर्कुलर कोन का और राइट ट्रायंगुलर सीट का। लेकिन हम लोग राइट ट्रायंगुलर सीट का एक डेरिवेशन भी करेंगे कि इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने वाले कैसे हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, राइट। लेकिन इन दोनों का जो हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता कितना है, इसको हम लोग मेमोराइज कैसे करने वाले हैं। इसको मैं डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको बुक्स में डेरिवेशंस मिल जाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि डेरिवेशन को याद करना इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैल्यू को याद रखिए, वो आपके लिए काफ़ी है। ये आप जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, जेई एडवांस का कर रहे हो, लेकिन डेरिवेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट नहीं है, राइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेमिस्फेयर से। तो हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो आपका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है कि वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई एक्सिस ही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये हम लोग सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देख रहे हैं। बेसिकली हम लोग एक्चुअली वाई सी एम निकालने वाले हैं। हेमिस्फेयर के इसमें क्या निकालने वाले वाई सी एम, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास होगा एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी इसमें होगा, क्योंकि बॉडी आपका 3D में है। तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा कहीं वाई एक्सिस पे। तो हम लोग वाई एक्सिस को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हॉलो की बात करते हैं। तो हॉलो के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो आपका r/2 पे होता है। हॉलो केस में एक सेकेंड, हॉलो एक केस में जो आपका YCM आता है, YCM इज इक्वल टू r/2, मतलब वो सेंटर से, मतलब वो हेमिस्फीयर के सेंटर से r/2 हाइट पे होगा। याद रखिए कि कहीं कहीं बुक्स में क्या आता है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट से आपका डिस्टेंस मेजर करता है, मतलब इस हेमिस्फीयर को जस्ट उल्टा कर देगा, राइट। लेकिन मैं हर केस में आपको सेंटर से मेजर करवाने वाला हूँ, या वो हेमिस्फीयर हो या वो राइट सर्कुलर कोन हो, राइट। तो सेंटर में ऑफ मास इतना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड का सेंटर ऑफ मास आता है वो आपका YCM का जो वैल्यू आता है वो आपका आता है 3r/8। वो आपका आ जाएगा 3r/8, राइट। अब देखिए हम लोग याद करने के लिए भी कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना होगा। यहाँ पर भी जो है आपका सेंटर ऑफ मास है राइट सर्कुलर कोन का। हाँ, एक बात बता रहा हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता क्या है। तो एक्चुअली ये कोन जो है उसका एक्सिस है परपेंडिकुलर, एक्सिस जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री बेस से होगा। होता है कभी कभी बाय द वे आपका कोन कुछ ऐसा भी दिखे, मान लिया कि कोन कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो दिस इज नॉट राइट सर्कुलर कोन। ऐसा कोन आप लोगों ने देखा नहीं, लेकिन होता है। तो इसलिए हम लोग राइट सर्कुलर कोन को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, वो वर्टिकली एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा बेस के। यहाँ भी आपको YCM निकालना है एक्चुअली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। ये आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हो गया। तो इस केस में भी जो हम लोग वैल्यू को मेमोराइज करेंगे वो सेंटर से डिस्टेंस को मेमोराइज करेंगे। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग याद कर कर यहाँ जाते हैं, एग्जाम में पूछ देता है जस्ट उल्टा करके। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ दिया करेगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक्चुअली आपको एच से उतना घटाना है, एच में से ये डिस्टेंस आपको घटाना पड़ जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हॉलो की बात करते हैं। दुनिया में हर जगह हॉलो को ही पहले डिस्कस किया है। तो हॉलो अगर अंदर खाली हो बिल्कुल, तो उस केस में जो आपका YCM आता है वो आता है आपका h/3। कितने आता है h/3। याद रखिए इसमें रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है, रेडियस कितना भी हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा बस y पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट में बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड का जो आ जाएगा YCM का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा h/4। अब देखिए याद यहाँ कैसे करना है, याद करना बहुत मुश्किल का काम है यहाँ पर। देखिए तो मैंने क्या किया था कि मैंने याद करने के लिए कुछ इस तरह से किया था। यहाँ पर शुरुआत किया था 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 से मैंने शुरू कर दिया। अब बच गया आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, बच क्या गया आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, राइट। अब ये याद रखना है कि बच गया था सॉलिड हेमिस्फीयर। वो किसी तरीके से आप बात बनाकर याद रखिए, यहाँ पर ही आपको याद हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहीं पे किस तरीके से अपना ट्रिक डेवलप कर ले या मेरी बातों को समझने की कोशिश करे, राइट। 3-4 बार ऐसे ऐसे ट्रिक लगाने पे एक्चुअली याद हो जाता है। ट्रिक से याद इसलिए होता है क्योंकि आप उसमें दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर बस वैल्यू लिख कर नहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं ये सॉलिड हेमिस्फीयर को इसलिए याद करूँगा क्योंकि देखिए इसमें है क्या कि r/2, हॉलो स्फीयर क्या था कि r/2,
इस पे मैंने अगर 3 पावर दे देना है और यहाँ पर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्चुअली ये सॉलिड हेमिस्फीयर हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या ट्रिक यूज़ किया। मैंने जो ट्रिक यूज़ किया बिल्कुल ही आसान यूज़ किया, राइट। मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये r/2 तो हॉलो हेमिस्फीयर का होता था, राइट। यहाँ पर मैं 3 रख दूंगा और यहाँ पर भी 3 रख दूंगा, राइट। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, बस 3 बैठा दिया। अब ऐसा नहीं कि 3 को काट देना, राइट, ये एक ट्रिक है। तो अब बोलिए कि 3 ही सर ने क्यों क्यों बैठाया। अरे भाई बैठाने का मन यहाँ पर ट्रिक होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ट्रिक आपको लॉजिक के साथ आएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ऑलवेज स्टार्ट विथ हॉलो, देन वी गो फॉर सॉलिड। सो हॉलो, यहाँ पर आपका सॉलिड को यहाँ पर मिस कर देना है। तो इसका 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 1/2, 1/3 एंड 1/4। और फिर अगर आपको सॉलिड को याद करना है तो बस आपको r/2 लिखिए और उस पर 3 बैठा दीजिए, राइट। और 3 इसलिए ही बैठाया सकता है क्योंकि इन तीनों का जो है ये 3 है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये क्या बोल सकते हैं नंबर 3, राइट। तो इसलिए भी आप 3 बैठा सकते हैं, जो भी आप लॉजिक लाइए। अब देखिए राइट ट्रायंगुलर सीट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, राइट। तो एक्चुअली इसके पास एक्सीएम होगा, इसके पास वाईसीएम होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ इसके यहाँ आता है। इसका एक्सीएम आपका डिस्टेंस यहाँ से होगा। एक सेकेंड में येलो कलर को यूज कर लेता हूँ। जो एक्सीएम का जो डिस्टेंस होगा वो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, ठीक है। एक्सीएम का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका एक्सीएम हो गया और ये जो हो गया आपका वाईसीएम हो गया, राइट। अब देखिए मैंने एक बुक में देखा है और काफ़ी ऑथोराइज बुक में देखा है कि उन्होंने क्या किया है कि एक्सीएम सिमेट्रिसिटी को उसके एक्सीएम को उन्होंने ड्राइव किया है। तो एक्सीएम का जो वैल्यू आता था वो एक्चुअली 2a/3, वो कितना है 2a/3। और ऑब्वियस ही आना चाहिए क्योंकि मास जो है राइट साइड में ज़्यादा है, मिड पॉइंट पे तो होगा नहीं, a/2 पे तो होगा नहीं। a/2 इज़ नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज द मिड पॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखिए कि जैसे से आप राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं मास आपका बढ़ते जा रहा है, जैसे से आप राइट की तरफ सीट ज़्यादा वाइड होते जा रहा है, ज़्यादा मास आपका मिड पॉइंट से राइट की तरफ है। सपोज कीजिए ये आपका मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट के राइट साइड में ज़्यादा मास है, तो इसलिए आपका सेंटर ऑफ मास राइट साइड होना चाहिए। तो मतलब 2a/3 आप बोल सकते हैं, राइट। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वाईसीएम है उसी सिमेट्रिसिटी का यूज करते हुए उन्होंने वाईसीएम को भी बोल दिया है कि वाईसीएम जो है वो एक्चुअली 2b/3 बोल दिया है, 2b/3। वो कि बोलना बिल्कुल गलत है। यहाँ से जो होना चाहिए वाईसीएम, इस एंड से वाईसीएम का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 2b/3 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉर्नर है, आप देख सकते हैं ये एज है आपका, मास राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इस एंड से लेंगे, इस एंड से लेंगे तब आपका मास नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा 2b/3 आप बोल सकते हैं, अगर साइड है यहाँ पर b है, राइट। लेकिन आप उस डिस्टेंस को 2b/3 नहीं बोल सकते हैं। तो बोल क्या सकते हैं हम लोग, वेट अ सेकेंड, हम लोग बोल क्या सकते हैं कि दिस साइड इज b, सो फ्रॉम हियर टू हियर द वाईसीएम विल बी इक्वल टू एक्चुअली वो b माइनस 2b/3 हो जाएगा। आप समझे मेरी बात को, हो जाएगा b, पूरा हाइट वहाँ से वहाँ b हो गया। और फिर ये जो डिस्टेंस था हम लोग सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, तो ये डिस्टेंस जो है 2b/3 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम इक्वल टू b माइनस 2b/3 विच इज गोइंग टू बी b/3, राइट। तो ये आपका वाईसीएम हो जाएगा, राइट। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिराइव कर लें। और एक्चुअली आप अगर लॉजिक यूज़ करेंगे, अगर आपको प्रॉपर इस सब में लॉजिक है, थोड़ा ग्रास्प है, तो आप एक्चुअली इसको बिना ड्राइव किए हो, जैसे ही डेरिवेशन जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, इसका आप आंसर मतलब बता सकते हैं कि क्यों ये 2b/3 ही आया। एक्चुअली आप याद रखिए, तो मैंने एक क्वेश्चन किया था सेंटर ऑफ मास पे, जब मैंने शुरुआत किया था किसका, मैंने शुरुआत किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी, राइट। तो यूनिफॉर्म बॉडी के केस में भी एक आंसर आया था 12/3। अगर रॉड का जो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स था, तो इसके में इस एक्सीएम कितना आया था, तो 12/3 आया था। तो सोचिए कुछ न कुछ तो लॉजिक है यहाँ, आपको आपके सोचने के ऊपर है कि आप कितना लॉजिक को यहाँ मैच करवा सकते हैं। तो ये आपका हो गया, राइट। तो चलिए हम लोग अब एलिमेंट ले लेते हैं। तब एलिमेंट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए कि मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट लूँगा, राइट।
एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का, इस केस में ट्रायंगुलर के फॉर्म में एलिमेंट कुछ इस तरह से लिया जाता है। एक्चुअली एलिमेंट लेना जो होता है एक प्रैक्टिस होता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है तो आपको पता चलता है कि सर्कुलर में कैसे लेना है, रिंग में कैसे लेना है, डिस्क में कैसे लेना है। मैंने आपको बताया था कि रिंग में एंगुलर लिया जाता है, डिस्क में आपका रिंग लिया जाता है हमेशा एलिमेंट। तो एक्स डिस्टेंस पे मैंने डी एक्स एलिमेंट ले लूँगा और फिर इसका मैं मास कैलकुलेट करूँगा, इसका मैं मास कैलकुलेट करूँगा, राइट। अब देखिए ये जो हाइट है बी है, पूरा जो लेंथ है ए है, इसका मैं ये हाइट मान लेता हूँ वाई। अगर एक्स है तो वो हाइट क्या क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, राइट। और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपको पता है कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ए एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, इट्स बी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले तो हम लोग को उसका मास निकालना होगा। मास निकालने के लिए एरिया निकालना होगा कि मास पॉइंट एरिया आपको लेना होगा। सिग्मा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सिग्मा इज लेट मास पॉइंट एरिया। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि आपको ये दिया नहीं करेगा क्योंकि आंसर में नहीं आने वाला है पॉइंट एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस स्ट्रिप का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का मैं एरिया निकाल लूँगा। एरिया कैसे निकालूंगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ जो हो गया आपका वाई हो गया है और विड्थ हो चुका है डी एक्स हो चुका है, राइट। तो चलिए हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का अगर हम लोग यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का, तो हम लोग ये बोलेंगे कि b बाई ए, बड़े वाले ट्रायंगल में हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि y बाई एक्स। अब देखिए मैंने क्या किया, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ कि दिस इज b, सो b बाई ए, दिस इज a एक्चुअली, फ्रॉम हियर टू हियर इट्स a, इज इक्वल टू y बाई एक्स, छोटा वाला ट्रायंगल, राइट। तो इसके लिए मैंने इसको यूज कर लिया, करेक्ट। अब चलिए यहाँ से आपका जो y आ जाएगा, यहाँ से आपका जो y आने वाला है आप देख सकते हैं। सो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, राइट। तो इतना हो जाएगा। तो आपका जो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। लेंथ जो है आपका y और विड्थ है आपका dx। y का जो वैल्यू है b बाई ए इंटू एक्स डी एक्स, राइट। सो ये हो जाएगा। सो दिस इज डी ए, और जो डी एम हो जाएगा, छोटे एलिमेंट का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सिग्मा इंटू बी बाई ए इंटू एक्स डी एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एम। चलिए सही, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है कि अगर आपको निकालना हो एक्सीएम, सो एक्सीएम इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आपका टोटल मास होता है, आपको याद है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएम, डीएम इज सिग्मा बी बाई ए इंटू एक्स डी एक्स, राइट, एंड इंटू एक्स। अब देखिए जो एक्स होता था एक्चुअल में, एक्स होता था कि जो आपने एलिमेंट लिया है उसका एक्स सी एम से, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी जो आपने स्ट्रिप लिया है उसका सेंटर ऑफ मास तो इसके साथ ही होगा, कहीं यहाँ पर होगा, आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके साथ ही कहीं होगा इस पॉइंट पे। तो उसका एक्स सी एम जो है एक्स के बराबर ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स पुट कर दूंगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यू कैन पुट इट एट एम टोटल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करने की जरूरत नहीं है, उसको आप टोटल मास ही बोलेंगे, राइट। चलिए इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो सिग्मा बी बाई ए, हाँ लिमिट याद किया तो लिमिट 0 से लेकर ए तक आपको जाना है, क्योंकि एक्स जो है शुरुआत हुआ है 0 से और जो लास्ट एंड है एक्स का वो ए तक है। लास्ट एंड एक्स का कितना तक है, ए तक है, राइट। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू हाउ मच ए अपॉन एम टोटल डिवाइड बाई टोटल मास एम टोटल, करेक्ट। सो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें, एक्सीएम की बात करें, तो यहाँ पर एक सेकेंड ये हो क्या गया, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्सीएम लिखना चाहें तो एक्सीएम आप सिग्मा बी बाई ए इंटू एम टोटल, एक सेकेंड, इंटू आपका आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 0 टू ए और डिवाइड बाई एम टोटल को मैं पुट कर देता हूँ। एम टोटल हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए अब देखिए कुछ शायद कैंसिल हो जाए, तो आपका सिग्मा और ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, देखिए ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा एक्चुअली, तो आपका हो जाएगा 2, राइट, और बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यूब बाई 3। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2a/3, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो ये आपका एक्सियम हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से हम लोग का एक्सियम निकल चुका है विच इज़ इक्वल टू 2a/3। आपको वाई सेम पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आपको तरीका मैंने पिछले बार ही बताया कि अगर आपने एक ट्रायंगल ले रखा है, कि आपने अगर ट्रायंगल ले रखा है, तो अगर एक्सियम का जो वैल्यू है, अगर आपका जो एक्सियम का जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ है, तो जिस तरह से एक्सियम आपका 2a/3 आ रहा है, तो उस तरह से ये जो डिस्टेंस आएगा इस एंड से, इस वर्टेक्स से आपका, ये आपका वाईसीएम 2b/3 आ जाएगा। एक्चुअली उसको वाईसीएम बोलेंगे नहीं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ऑरिजिन है नहीं वहाँ। ये आपका 2a/3 होगा, तो वो आपका 2a/3 होगा। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट जो है एक्सियम तो सही है, लेकिन वाईसीएम लिखते टाइम दिस वैल्यू विल गिव यू वाईसीएम। ये वैल्यू क्या देगा आपको वाईसीएम, और वाईसीएम का वैल्यू जो हो जाएगा आपका वाईसीएम, आप देख सकते हैं कि वाईसीएम इज नथिंग बट इट्स नॉट 2b/3 बट इट्स b माइनस 2b/3, जो कि आ जाएगा आपका b/3। कितना देगा b/3। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, गलती यहाँ नहीं करना है। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। हाँ, अगर लॉजिक की बात करें कि मैं अभी क्या बोल रहा था आपसे, कि जो अगर उस क्वेश्चंस को जिन्होंने पढ़ा होगा तो उससे को वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। और हाँ, यही बता रहा हूँ कि वहाँ जो वैल्यू था आपका 2l/3 आया था, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ड्राइव किया था उसके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास को, तो उसमें 2l/3 वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद ही लगभग किए रहना है, वो आपका बेसिक है वेरिएबल मास का, राइट। तो उसको याद किया रहना है। अब यहाँ पर लॉजिक किस लिए आ रहा है, क्योंकि दोनों मैच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी जो मास है लीनियरली वैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए एरिया इसका लीनियरली वैरी कर रहा है। इसका जो एरिया है, अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ, आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया होगा, तो जो एरिया हो रहा है, देखिए इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है वो कुछ और होगा, नेक्स्ट एलिमेंट का मास जो होगा कुछ और होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं, वो जो एरिया है आपका लीनियरली, क्योंकि वाई का वैल्यू जो है लीनियरली आपका बढ़ते जा रहा है, तो उससे कारण जो है आपका एरिया भी क्या होता है, लीनियरली आपका बढ़ते जा रहा है। तो एरिया अगर लीनियरली बढ़ेगा तो मास भी लीनियरली बढ़ेगा। और लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स वाले में भी यही लॉजिक था कि जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ रहा है, मतलब अगर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स बोले तो एक्स इक्वल टू 0 पे मास पॉइंट लेंथ 0 है, एक्स इक्वल टू एल पे जो है मास पॉइंट लेंथ हाईएस्ट होगा, क्योंकि एल एक्स का वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, तो मास पॉइंट लेंथ आपका बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ भी वही एक्चुअली लॉजिक हो रहा है कि यहाँ भी आपका ट्रायंगल ले रहे हैं, तो आपका मास पॉइंट लेंथ, यही बोलिए कि जो एलिमेंट का एरिया है, एलिमेंट का जो मास है सॉरी, वो आपका जैसे से आप राइट की तरफ शिफ्ट होगे वो बढ़ते जाएगा, करेक्ट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोई सी भी यूनिफॉर्म बॉडी से एक पोर्शन को रिमूव कर दिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो